अब बात यह है कि क्या ईरान वाकई बॉम्ब बना रहा है, ये समझना पड़ेगा। देखिए इजराइल के पास कितने बम हैं। इजराइल अपने को न्यूक्लियर पावर नहीं बताता है, लेकिन जो दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका ये आंकलन है कि इजराइल के पास 60 से 90 तक एटॉमिक बॉम्ब हैं। अब एक सेकंड के लिए अगर हम मान भी लें कि ईरान के पास 4 या 6 न्यूक्लियर बॉम्ब हो गए, उससे क्या करेंगे। देखिए ईरान में भी तो आईआरजी में और उनकी आर्मी में बड़े बड़े जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, वो आंकलन करते रहते हैं। समझिए एक सेकंड के लिए कि ईरान गलती से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बाद 1-2 मिसाइल को इजराइल की तरफ फेंक देता है, तो क्या उसके बाद मामला शांत हो जाएगा? जाहिर बात है, ईरान के जनरल्स को मालूम है नहीं, काउंटर अटैक जरूर आएगा, जिसे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बोलते हैं। तो इजराइल ने और अमेरिका ने तो उसके बाद दर्जनों सैकड़ों बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा के ईरान को धूल में मिला देना है। तो ईरान अगर 4-6 न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है, उससे कोई स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब मारेगा क्यों इजराइल के ऊपर। अब तक अगर आप देखें बहुत ही क्लियर है कि सब हमले पहले इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर होते हैं। चाहे मोसाद भी छुप छुप के ईरान के साइंटिस्ट, ईरान के आईआरजी के टॉप कमांडर्स को निशाना बनाती रही है। हाँ, जवाबी कार्रवाई में ईरान ने पिछले बार पहली बार ऐसा हुआ कि उसने इजराइल की तरफ अपने रॉकेट्स और मिसाइल्स दाग दिए। लेकिन देखिए रॉकेट्स एंड मिसाइल्स जो हैं ये भी तो ईरान के जनरल्स को पढ़े लिखे हैं, उनको भी मालूम है कितना है उनके पास, उनकी भी लिमिटेशन उनको खुद को ही मालूम है। 2000 रॉकेट मिसाइल हैं, चलो 3000 रॉकेट मिसाइल हैं, तो अगर वो हर रोज इस तरह से 200 300 फायर करते रहेंगे तो अगले 10 दिन की लड़ाई में या चलो 20 दिन की लड़ाई में सब खत्म हो जाएगा। तो ईरान भी नहीं चाहता कि लड़ाई इतनी लंबी चले कि उसके रॉकेट्स और मिसाइल्स जो हैं हर रोज 100 200 फायर करके 20वें दिन के युद्ध में शून्य हो जाए। ये आकलन ईरान को भी मालूम है। तो लड़ाई क्यों चालू हुई? क्योंकि अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि युद्ध हो। अमेरिका चाहता है कि वहां पर जो ऑयल है, कच्चे तेल के कुएं हैं, उनका पूरा मैनेजमेंट जो है वो अमेरिकन कंपनी के पास चला जाए। भी आएंगे सर, ये बहुत बड़ा मुद्दा उठा। लेकिन एक मेहमान और जुड़ गए हमारे साथ, निपुण जी, जिस तरीके से एक तरफ बातचीत हो रही थी, दूसरी तरफ ये हमला किया गया। हालांकि इसकी भूमिका पे हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि भाई लाल सागर और अरब सागर में जिस तरीके से उनके वॉरशिप जो है रख दिए गए थे, तो माना जा रहा था कि अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है, अगर ईरान उनकी बात नहीं मानता है तो हमला होगा, और वो हमला हो गया। अब इसके बाद क्या है? अब इसके दूरगामी परिणाम आप क्या देखते हैं निपुल जी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बोल रहे हैं जो हो गया है ये लंबा चलेगा। हमने इतना इजली, या हम इसको कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं रहेगा इस बार ये बोलना। ये निश्चित रूप से आपका आगे चीजें बढ़ेंगी इसमें। देखिए ईरान ने जिस प्रकार से कार्रवाई की, यानी कि इजराइल के ऊपर हम देखें या जहां जहां अमेरिका के आपको दिखते हैं वहां उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया बेस कैंप पर। तो इसका मतलब यह है कि ईरान भी पूरा पहले से प्रिपेयर था कि इस प्रकार का वॉरफेयर होगा। लेकिन बात अब यहाँ पर क्या है कि जो और पावर्स हैं, चाहे वो चीन हो, रशिया हो, उनका रुख क्या रहने वाला है? क्या वो ईरान को सपोर्ट करेंगे वेपन से, मिसाइल से, यानी कि और जितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं उनसे कितना वो लैस करेंगे ईरान को, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए मुझे लगता है कि एकमात्र होप अगर चीन की है, रूस की है, तो वो ईरान है। और अगर ईरान गिरता है तो आप देखिए कोई भी मिडिल ईस्ट में ऐसा कंट्री नहीं होगा जो अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेक चुका होगा। तो ये बात निश्चित है। अभी उससे पहले शायद यूपी देवनाथ जी बोल रहे थे और बिल्कुल सही बात बोल रहे थे कि ईरान के पास इतना भी बड़ा वेपन का जखीरा नहीं है, क्योंकि ईरान तो लगभग 95 से आप देखेंगे सेशन झेल रहा है, और 79 से पहले का ही जो उसका अपना पूरा मतलब वेपन का जो जखीरा है वो 79 से पहले का है। थोड़ा बहुत बाद में मिसाइल बनाए हैं, ड्रोन बनाए हैं, उससे बड़ा इनके पास में कोई जखीरा नहीं है ईरान के पास। तो ये ईरान तभी टिक पाएगा वॉर में लंबा जब इसको सपोर्ट मिलेगा, किसका? चीन का या रशिया का। अब बात उठती है कि वो कितना सपोर्ट करेंगे, वो कितना समर्थन करेंगे, किस हद तक करेंगे, क्या ओपनली सामने आएंगे, उसके ऊपर सच्ची बात निर्भर करेगी। ठीक है, तो ये देखिए अभी इस पे फिर हम चर्चा करेंगे कि भाई कौन कौन साथ आ सकता है। लेकिन एक बात है अनु सर, ईरान भी जानता है कि अगर युद्ध लंबा हुआ तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी,
और इसीलिए वो अब कह रहा है भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बातचीत हो और जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका की आक्रामक नीति है इस पर चर्चा की जाए। यानी बातचीत की तरफ वो भी अब झुकना शुरू कर रहा है, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि अगर ये हुआ तो मामला उसी का बिगड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अंजनी जी कि इनको सब ईरान को पूरी तरह से पता है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इस बात का पता होते हुए भी उन्होंने ऐसी परिस्थिति हो जाने दी। अगर अब आप बात करने के लिए तैयार हैं तो उस समय अगर अपने आप को टोन डाउन करते और बातचीत में थोड़ा लचीलापन अगर आप दिखाते तो शायद इस प्रकार की परिस्थिति नहीं होती। एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां तक ईरान का प्रश्न है, देखिए कोई भी ऐसी रेजीम जो कि इतनी ऑटोक्रेटिक, इतनी ज्यादा बिल्कुल डिक्टेटोरियल होती है, वो रेजीम किसी के लिए भी फायदेमंद लाभदायक नहीं होती है। चाहे वो पाकिस्तान हो या ये हो या कोई और निकारागुआ या कोई वेनेजुएला या कोई और भी देश, पूरी दुनिया का कहीं भी कोई देश हो। तो इसके लिए जो अमेरिका की जो 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 सबसे बड़ी उनको उम्मीद जो जो नजर आ रही है वो यही है कि वो वहां के लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। मैं जो बता रहा हूं आपको, एक एक ईरान के लोगों के पास अमेरिका के मैसेजेस पहुंच रहे हैं, एसएमएस पहुंच रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं, इन चीज को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता भी इन लोगों से त्रस्त है। अगर 32,000 अमेरिका कह रहा है लोगों को मारा गया है, अगर वो 200% भी उसमें चुंगी लगाई गई है तो 15-20 हजार लोगों को उन्होंने, तो इस प्रकार के लोग के जो रेजिम्स हैं उनका मेरा मानना है कि उनको उनको कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है कि उनको हटाया जाए, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि आप किसी भी प्रकार का इतना एक्सट्रीम व्यू नहीं ले सकते। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, तो ये जो है, जो जब तक आप ये मानते रहेंगे कि इजराइल को इसके ऊपर रहने का, मानचित्र पे रहने का हक नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं थोड़ी सी असहमति जताऊंगा देवनाथ साहब से। कोई वजह नहीं है कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर एसेट आ जाए। 2-4 बम से वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो 2-4 बम से ये यकीन कर सकता है कि वो आनन फानन में 2 बम मत डालेगा और पूरी दुनिया को तबाही के किनारे किनारे पे ले जाएगा। तो इसलिए कोई भी ऐसी रेजीम जो खुद एक एब्सोल्यूट ऑटोक्रेसी है, और दूसरी बात जो कि टेररिस्ट को बढ़ावा देती है, आप इस बात को माने अथवा ना माने, हिजबुल्लाह, होती, हमास, ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब प्रॉक्सीज हैं ईरान के। अगर उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आएगी तो क्या गारंटी है कि ये इनके पास नहीं पहुंचेगा। तो ये मैं इस बात का समर्थक हूं कि किसी भी प्रकार से ऐसी कोई दुनिया को तबाह कर सकने वाली कैपेबिलिटी इनके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बात कई दफा मैंने कही है कि जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं, परमाणु बम, वो दे आर नॉट वेपन्स ऑफ वॉर, वो होते हैं वेपन्स ऑफ पीस। डेटरेंस होता है, वेपन ऑफ डेटरेंस है। जब अगर आपके पास न्यूक्लियर बम है तो आप इससे डेटरेंस की वैल्यू उसके बढ़कर के आपके सामने आती है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर उनके पास भी परमाणु शक्ति आएगी तो उनकी जो लीवरेज जो है कंडीशन, जो इस प्रकार की एक्टिविटीज करने की, वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। ये बात समझने की जरूरत है। जहां तक सवाल अब टोन डाउन होने का है ईरान का, उसकी वजह यही है कि पिछली बार जब जिस चीज से ईरान एम्बोल्डन हुआ था कि उनकी मिसाइल्स का, रॉकेट्स का इजराइल के ऊपर काफी असर हुआ था, उसकी वजह एकमात्र ये थी कि इजराइल ने उस समय इस प्रकार के हमले को एंटीसिपेट नहीं किया था। आज अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से वाकिफ हैं कि ईरान क्या कर सकता है, ईरान जॉर्ज बुश की तरफ क्या फेंक सकता है, जेराल्ड डार्ड फोर्ड की तरफ किस तरह से हमला कर सकता है, पूरी तरह से वो लोग तैयार हैं।